गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। क्षितिज का गद्य खंड का पाठ 2 है लहजा की ओर। वीडियो के पहले भाग में हम लोग आधा चैप्टर पढ़ चुके थे। अब आगे के पाठ को पढ़ेंगे हम। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडा एक स्थान का नाम है। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे जो कि रास्ते में थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ थी, न बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। मतलब पत्थरों के पहाड़ थे वो, और बर्फ़ और उस पर जो है पेड़ पौधे इत्यादि नहीं थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे के देवता एक स्थानीय देवता का निवास स्थान, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो देवताओं का स्थान था वह जानवरों की खाल, सींग और रंग बिरंगे कपड़ों से उसको सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। रास्ते में जो लोग राहगीर मिले वो 2-1 इक्का दुक्का ही थे, बाकी रास्ता सुनसान था। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना सही नहीं समझा। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं नायक की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब घोड़ा काफ़ी सुस्त था, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। जोर देने लगता तो और वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। मतलब जो है लेखक ने गलत रास्ता ले लिया था और वह अपने सवार साथियों से जो है बिछड़ गया था। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है। जो मंगोलो जो जनजाति होती है, जो कि तिब्बत और इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है, इनका मुंह जो है लाल रंग का होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा जो है वहाँ का कोई पेय पदार्थ है, जो कि वहाँ पर उन लोगों को रुकने पर पीने के लिए मिला। और सुमति के यजमान, मतलब सुमति जो था वह एक भारत के जो है बौद्ध गया और इत्यादि स्थानों से गंडा है, जैसे एक पवित्र कपड़ा बोल सकते हैं या धागा बोल सकते हो उसको, वो लेकर के गया से वहाँ जाया करता था अपने तिब्बत, और वहाँ जा कर के लोगों को बांटा करता था। टिंडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंडरी समाधिगिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान मतलब पंडित के लिए जो घर होते हैं जहाँ पर वो उनका शुभ कार्य और इत्यादि करवाते हैं, तो उसे यजमान कहते हैं। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया
का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें पहले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। अब गंडे जैसे अपने यहाँ होता है, जैसे हिंदू धर्म में एक मान्यता रहती है कि गंगा जल जो है अगर ख़त्म हो रहा हो तो थोड़े से गंगा जल में आप थोड़ा सा और दूसरा जल मिला दें तो वो पूरा जो है जल ही गंगा जल बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो गंडा ख़त्म हो गया था बोध गया से लाया हुआ, तो यहाँ पर सुमति ने जो है बोध गया के नाम पे दूसरे कपड़े को भी जोड़ करके और बोध गया उस पवित्र कपड़े के रूप में सबको बांटा था अपने यजमानों के यहाँ पर। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, मतलब जो चेहरे पे पूरी धूप आ रही है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिनड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत सा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। मतलब वहाँ की जो आबादी है वह जागीरदारों में बटी हुई है। अब जागीरदार जो होता है वो अपनी खेती, थोड़ी बहुत खेती खुद करता है, बाकी वो अपनी मजदूरों से करवाता है। और इन सबके ऊपर वो एक बौद्ध भिक्षु को नियुक्त करता है, जो कि जिसकी आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि होती है और वो किसी राजा की आज्ञा से कम नहीं होती है बौद्ध भिक्षु की आज्ञा। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। मतलब शेखर विहार जो स्थान है वहाँ के जागीरदार के जो मुख्य जो मतलब कह सकते हैं कि पुजारी या भिक्षु जो थे वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। जो लेखक हैं उनका आसन भी वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। मतलब 15-15 किलो की एक एक पोथी जो है, जो बौद्ध जो पुस्तकें थी हस्तलिखित, वो बहुत ही मतलब 15-15 किलो की थी वो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो चुके थे लेखक, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिनड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया। बुद्ध भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े।